सो द चैप्टर इज द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और सस्पेंशन किसे कहते हैं पहले इस पे बात होनी चाहिए। तो इट इज द हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट है। याद रखिएगा जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिले और उनका मिलने का तरीकाकार फिजिकली कॉम्बिनेशन हो, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली कंबाइंड होते हैं, such substances, such mixtures are called as the suspension। ऐसे mixtures को मैं suspension कहूंगा। इसी तरह से वो मिक्सचर्स जिसके अंदर दो heterogeneous substances नहीं मिल रहे हैं बल्कि होमोजेनस मिक्सचर मिलेंगे, और ये दोनों होमोजेनस मिक्सचर एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, सो ऑल दोस टाइप ऑफ मिक्सचर्स विल बी कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सस्पेंशन इज बेसिकली व्हाट इट इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हेटेरोजेनस मिक्सचर सस्पेंशन कहलाता है। दूसरे अल्फाज में इट इज द हेटेरोजेनस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ विजिबल पार्टिकल्स। मैंने बात की कि फिजिकली कॉम्बिनेशन हुई है, अगर फिजिकली कॉम्बिनेशन होता है तो ये पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होंगे, आप उसे विजुअल कर सकते हो, देख सकते हो। ईच ऑफ विच कंटेन्स थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर हजारों की तादाद में, बल्कि हजारों भी कम होगा, मिलियंस की तादाद में मॉलिक्यूल्स जो है वो आर सराउंडेड बाय द लिक्विड, वो सराउंड होते हैं, मतलब लिक्विड के अराउंड में मौजूद होते हैं। अब ये सस्पेंशन है क्या? अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे बात करूं कि आप किसी लिक्विड को कन्वर्ट, आप लिक्विड के अंदर कोई ऐसा सॉलिड डाल रहे हो या ऐसा कोई सॉल्यूट डाल रहे हो विच इज इनसॉल्युबल इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट, जो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी यू आर अबाउट टू इंस्ट्रक्ट और टू मेक अ मिक्सचर, दैट इज पार्टिकुलरली कॉल्ड एज सस्पेंशन। आई रिपीट, आपने एक गिलास पानी लिया 100 ml, और उस 100 ml में तुम चाहते हो कि तुम उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्यूट डालो जो कि इनसॉल्युबल है, लाइक तुम उसके अंदर चॉक के पार्टिकल्स डाल रहे हो, तुम उसके अंदर सॉइल या सैंड डाल रहे हो, मट्टी डाल रहे हो, रेत डाल रहे हो, ये तमाम चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, so they will form a mixture and that mixture will be called as the suspension। सस्पेंशन की डेली एग्जांपल्स क्या है? हम अपनी रूटीन में देखें तो हमें मुसलसल या बहुत ज्यादा जो है सस्पेंशन की एग्जांपल्स नजर आती है, जिसमें से चार बेसिक या मोस्ट कॉमन है जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज द इमल्जन। इमल्जन किसे कहते हैं? इट इज अ सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को आप किसी दूसरे के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हो, बट दैट विल नॉट बी सॉल्युबल। मैंने बात की कि सस्पेंशन है ही ऐसा मिक्सचर कि जिसके अंदर दोनों चीजें आपस में डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी नहीं रखती। तो सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर इन व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट सॉल्युबल, जिनमें से एक जो है वो सॉल्युबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं इस इमल्जन की ही। तो इमल्जन में मैं एक 100 ml वाटर लेता हूँ किसी बीकर में, और उस बीकर में मैं चाह रहा हूँ कि 10 ml जो है वो ऑयल को डिसॉल्व कर दूं। तो याद रखिएगा कि ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ऑयल जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। होगा क्या, ऑयल जो है बिल्कुल लास्ट में आके बीकर के एक लेयर बना लेगा, और पानी जो है वो उसके ऊपर उसकी लेयर, पानी की लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज द ऑयल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पानी या लिक्विड के अंदर आप लिक्विड को डिसॉल्व करना चाहें, सच एग्जांपल्स आर ऑफ इमल्जन एंड बेसिकली इट इज द सस्पेंशन। फोम या फ्रॉथ, सस्पेंशन ऑफ गैस या एयर इन लिक्विड, कि आप जो है वो सस्पेंशन बना रहे हो, आप किसका बना रहे हो? गैस का या एयर का लिक्विड के साथ। मिसाल के तौर पे हम कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, कोला बेवरेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेप्सी, इन द फॉर्म ऑफ कोका कोला, इन द फॉर्म ऑफ स्प्राइट, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, पार्टिकुलरली कोला बेवरेजेस के अंदर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स डाले जाते हैं। एंड व्हाट इज द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट? दैट इज स्पेसिफिकली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है वो मौजूद है इस लिक्विड, इस गैस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आप चाह रहे हो कि वो गैस जो है वो इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन। ये भी एग्जांपल है सस्पेंशन की कि आप किसी एयर को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट इज एक्चुअली का मिक्सचर। इसी तरह से मड या स्लाइम की एग्जांपल मैंने अभी आपको रिसेंटली दी थी, ये सस्पेंशन ऑफ द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इन सम अमाउंट ऑफ लिक्विड। आपने 100 ml पानी लिया एक बीकर में, और उस बीकर में तुम चाह रहे हो कि ये सॉइल, ये सॉल्ट जो है सॉइल या फिर जो सैंड है वो डिसॉल्व हो जाए। सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकेगी, बिकॉज ऑफ व्हाट? एज इट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो इस तरह का भी जो मिक्सचर है, इस तरह का भी सस्पेंशन जो है वो मड या स्लाइम हो सकता है। और फाइनली स्मोक, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन,
गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है, फैक्ट्री कारखानों की चिमनी से निकलता हुआ धुआं है, इसी तरह से इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ, सनतों से, बड़ी-बड़ी कारखानों से निकलते हुए धुआं व्हिच कंटेन्स अबंडेंट अमाउंट ऑफ कार्बन इन इट, इसमें बहुत बड़ी मिकदार में कार्बन शामिल होती है। तो ये कार्बन जो है वो एयर के साथ मिल रही है। अब क्या है, एयर जो है वो आपकी गैस है और कार्बन जो है वो सॉलिड है, तो ये सॉलिड और गैस आपस में मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। And that combination is again what, that is a suspension. An example includes the smoke. तो ये वो एग्जांपल्स है जो हम रेगुलर देख रहे हैं। हम स्मोक, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं भी देखते हैं, हम जो है फोम भी देखते हैं, अपनी डाइट में इस्तेमाल भी करते हैं, हम इमल्जन्स भी देख रहे हैं, हम मड और सैंड भी देख रहे हैं। सो दीज ऑल आर बेसिकली द physically combined substances or mixtures and commonly called as the suspension. इन कॉन्ट्रास्ट बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर और टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन अ वे दैट both or a single one may be dissolved or ability to dissolve in another substance। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक या दोनों सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होने की या उसे डिसॉल्व करने की सलाहियत रखते हो, ऐसे मिक्सचर्स को मैं सॉल्यूशन कहता हूँ। अब ये सॉल्यूशन हमेशा याद रखें, चाहे वो सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो, ये सॉल्यूशन जो है वो हमेशा दो सब्सटेंसेस, दो फेसेस या दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। तो पहला जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, और दूसरा जो है वो सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, वो चीज जिसे तुम डिसॉल्व करना चाह रहे हो वो सॉल्यूट कहलाती है, और दूसरे अल्फाज में जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट है। इसी तरह से सॉल्वेंट जिसके अंदर तुम कुछ डिसॉल्व करना चाह रहे हो वो सॉल्वेंट है, और यूजुअली इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। जब कभी भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादातर कैंडिडेट्स के जहन में आता है कि पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर हम कोई सॉल्ट को या शुगर को डिसॉल्व करेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हम लिक्विड के अंदर सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, हम लिक्विड के अंदर लिक्विड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, हम लिक्विड के अंदर गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को, सॉलिड के अंदर सॉलिड को, सॉलिड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से गैस में सॉलिड को, गैस में लिक्विड को, या गैस में गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 9 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। कैसे कि सॉलिड जो है वो सॉलिड के साथ कोई सॉल्यूशन बना दे, सॉलिड के अंदर आप लिक्विड डाल के डिसॉल्व कर दो, सॉलिड के अंदर आप कोई गैस डाल के डिसॉल्व कर दो। इसी तरह से लिक्विड के अंदर आप सॉलिड डाल के डिसॉल्व करो, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल के डिसॉल्व करो, लिक्विड के अंदर गैस डाल के डिसॉल्व करो, या फिर गैस के अंदर आप सॉलिड डाल के डिसॉल्व करो, गैस में लिक्विड डाल के डिसॉल्व करो, या गैस में गैस डाल के डिसॉल्व करो। तो इस तरह से 9 मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। कॉमनली अगर हम बात करें तो लेट सपोज मैं एक 100 ml वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है और किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। तो मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया, इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। इसी तरह से मैं लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड डाल के भी डिसॉल्व कर सकता हूँ। मैंने पानी 100 ml लिया और उस 100 ml वाटर के अंदर मैं 200 ml मिल्क, दूध डाल के डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा और ये बन गया लिक्विड से लिक्विड सॉल्यूशन। इस तरह से 9 तरह के मुख्तलिफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सवाल ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो that maximum amount of solute required to saturate 100 gram of a solvent at STP. Again, what STP stands for standard temperature and pressure. मतलब जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनकी एक पार्टिकुलर एक लिमिट है, एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसकी गुंजाइश है। और गुंजाइश क्या है कि ना तो वो उससे ज्यादा डिसॉल्व करेगा, ना ही आप उसके अंदर कोई ऐसा पैरामीटर लगा सकते हो कि उसको मजीद डिसॉल्व कर सके। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस अलग होंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट एक पार्टिकुलर लिमिट रखता है, एक सलाहियत रखता है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में एबिलिटी या कैपेबिलिटी कहते हैं। है क्या? बार बार बात करें कि 100 ml वाटर के अंदर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डालकर डिसॉल्व कर दिया, होगा क्या? आप 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट डालकर डिसॉल्व कर तो सकते हो भी जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस 100 ml वाटर की कैपेबिलिटी ये है कि इसमें सिर्फ तुम 15 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो। 15 से अगर 16 करोगे तो वो 1 ग्राम जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सके। अब ये 1 ग्राम क्या हो गया, ये 15 ग्राम क्या हो गया? तो दैट 15 ग्राम इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी। ये उस लिक्विड की एक सलाहियत है, एक लिमिट थी, एक गुंजाइश थी कि वो 15 तो करेगा डिसॉल्व, उससे ज्यादा नहीं करेगा। So each and every solvent has a particular limit, has a particular strength, has a particular concentration। हम केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रेंथ का नाम देंगे, हम उसे कंसंट्रेशन का नाम देंगे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम उसे कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं, एबिलिटी भी कह सकते हैं, उसकी लिमिट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलरली बात करें सॉलिबिलिटी की, तो किसी भी सॉल्वेंट के पास वो पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जहां तक वो डिसॉल्व करेगा वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाती है।
100 ml वाटर के अंदर बिल फर्ज जो सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है वो 10 ग्राम है, तो वो 10 ग्राम तो डिजोल्व कर लेगा। वो 11 ग्राम अगर करते हो तो वो 1 ग्राम जो एक्स्ट्रा है उसे डिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन की, इस सॉल्वेंट की जो एबिलिटी है वो सिर्फ इतनी ही है कि इतना ही अमाउंट वो डिजोल्व करेगा जितनी उसके पास सलाहियत है। हाँ, अगर एसटीपी से हट जाए, एसटीपी से मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से हट जाए, टेम्परेचर को कम ज्यादा कर लें, प्रेशर को कम ज्यादा कर लें, तो इसकी वजह से सॉलिबिलिटी पे इन्फ्लुएंस आएगा। इसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि होगा क्या कि अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें, प्रेशर को वेरी करें या सॉल्यूट सॉल्वेंट की नेचर की बात करें, तो क्या सॉलिबिलिटी पे फर्क पड़ता है या नहीं। तो हैव अ लुक। टेम्परेचर कह रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन द लिक्विड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। कह रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन द लिक्विड, के सॉलिड को डिसॉल्व करने की सलाहियत की बात कर रहे हो लिक्विड में। कि अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो, आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो सोडियम क्लोराइड को, तो आप बेसिकली क्या करो, लिक्विड के अंदर सॉलिड डालकर डिसॉल्व करो। दिस इज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन द लिक्विड। इट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वजह से सॉलिबिलिटी भी वाटर की बढ़ जाएगी। जैसे आपने कहा 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, मुझे तो इसके अंदर 20 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करना है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में 10 ग्राम सॉल्ट तो आप डिसॉल्व कर लो, अब मजीद 10 ग्राम यानी कि आप उसमें मजीद जो है डिसॉल्व करना चाह रहे हो ताकि 20 ग्राम हो जाए। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपने टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप उस पानी को बॉयल करने के लिए रख दो। उसको जब एक्सटर्नली हीट देना शुरू करोगे, उसके इंटरनल एनर्जीज में चेंजेस आएंगे और एनर्जी चेंज आने की वजह से मजीद सॉल्ट जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हम पार्टिकुलरली करते हैं, हम पानी के अंदर जो है वो शुगर को डिसॉल्व करते हैं और मुख्तलिफ स्वीट्स मिठाइयाँ जो है उससे बनाते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं, पानी की सॉलिबिलिटी को बढ़ा देते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें कि solubility of a solid in the liquid increase with rise in temperature while solubility of the gas in the liquid decreases with increase in temperature। कह रहे हैं कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉलिबिलिटी जो गैस की है लिक्विड में वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हम किसी कोला बेवरेजेस के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक में कोला बेवरेजेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो डिसॉल्व तो हो जाएगी सस्पेंशन बना देगी, लेकिन अगर तुमने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी और वो गैस जो है वो एवापोरेट हो जाएगी। जबकि लिक्विड के अंदर जो सॉलिबिलिटी होती है, द सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड स्लाइटली इंक्रीज में बहुत मामूली सा चेंज आता है, ज्यादा चेंज या वैसा चेंज नहीं आ सकता जो किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर है। मतलब आपने देखा कि सॉलिड को डिसॉल्व किया आपने लिक्विड में, तो टेम्परेचर वेरी करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने की बिना पर सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा लिक्विड में कम होता है। और गैसेस को सपोजिट है कि गैसेस में अगर आप डिसॉल्व करने चाह रहे हो लिक्विड के अंदर, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये उल्टा ही फिनोमेना हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कम हो सकती है। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड लिक्विड, सॉलिड हो या लिक्विड हो प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, प्रेशर जो है वो गैस पर डिपेंड करता है। किस तरह से कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करोगे प्रेशर को, वैसे वैसे आपकी सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह से पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। सॉल्यूशन तीन बेसिक टाइप्स का हो सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रखी है और इसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन है। मगर हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि उस 100 ml वाटर में मैं 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर, इसमें इसमें 5 ग्राम मजीद डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद ये गुंजाइश हो कि वो मजीद डिसॉल्व कर ले, दैट इट हैज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप मजीद डाल के गुंजाइश है उसके अंदर डिसॉल्व करने की, ऐसा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। लेकिन जिसके पास गुंजाइश नहीं है, आपने 100 ml वाटर के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, इसके पास मजीद गुंजाइश नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जिसकी क्वांटिटी, जिसकी स्ट्रेंथ से बढ़ाकर आपने जो है वो सॉल्यूट डाल दिया है,
वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। मतलब आपने 100 ml वाटर में मैक्सिमम अमाउंट जो थी वो 10 ग्राम थी, आप उसमें उसके अंदर 15 ग्राम डाल दी, तो अब आपने मजीद सॉल्यूट डाला है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे हम उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच डिसॉल्व सॉल्यूट कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें से सॉल्यूट जो है वो बाहर आ जाए, हम उसे वापस हासिल कर लें किसी सॉल्यूशन को बनाने के बाद। मतलब हमने पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद मैं कहता हूँ आपसे कि नहीं, मुझे सॉल्ट जो है वो वापस अपनी कंडीशन में ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप उस पानी को बॉयल करने के लिए रख दो। आप जब उस पानी को बॉयल करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो पानी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा, वेपर्स बना के रिलीज आउट हो जाएगा, और अब बचेगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन जो है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब जो आपके पास ये सॉल्ट बना है या क्रिस्टल बने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव रेगुलर और डेफिनेट शेप, इनकी रेगुलर शेप होती है, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है मौजूद होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, और दे आर द होमोजेनस सॉलिड्स। हाइड्रोलाइसिस क्या है? द वर्ड हाइड्रो मींस वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपने किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए आप उसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने किसी कंपाउंड को तोड़ना है और उसको तोड़ने के लिए पानी की जरूरत है, तो ऐसे रिएक्शंस पार्टिकुलरली हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। So the chemical breakdown of a compound due to a reaction with water, कि आप किसी भी chemical compound को break कर रहे हैं by the help of addition of water, such solutions are called, such type of chemical reactions are called basically hydrolysis. अब हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो कंसंट्रेशन हम मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, कि मतलब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व किया है, कितने मोल्स आपने सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं, ये बताएगा कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी या उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो हम इसे मुख्तलिफ तरीकों से मालूम कर सकते हैं। इसके 3 तरीके क्या हो सकते हैं? कि हम मास ऑफ सॉल्यूट को, यानी कि जितना हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, फॉर एग्जांपल हमने 100 ml वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया है, तो 10 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि उस सॉल्ट का जो मास है वो 10 ग्राम है, मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड्स क्यूबिक सेंटीमीटर से, डिवाइड करेंगे ग्राम फार्मूला मास, और मल्टीप्लाई करेंगे लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमने कितना पानी इस्तेमाल किया था, दैट इज द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी कि हमने कितना मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया। इसी तरह से मैं आपको मास ऑफ सॉल्यूट नहीं देता, मैं कहता हूं कि भाई आपने 4 मोल्स सॉल्यूट के, यानी कि 4 मोल्स जो है वो आपने 500 ml पानी में डिसॉल्व किए हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन बताओ, तो आप 4 को डिवाइड करेंगे 500 से। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया जा सकता है, और आपने इसे डिवाइड करना है मोलर मास से, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पार्टिकुलरली इसमें जो है वो वाटर या कोई भी सॉल्वेंट हो, उसका जो वॉल्यूम होगा वो हम क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर्स में रखते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट होगा। मोलैलिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, जिसमें हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में 1000 ग्राम मास में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, मास में जो है वो डिसॉल्व कर रहे होते हैं। लाइक हम जो है मास ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम से, डिवाइड करेंगे उसकी ग्राम फार्मूला मास, और मल्टीप्लाई करेंगे उसके ग्राम ऑफ सॉल्वेंट से। इसका यूनिट मोल्स पर किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं, एंड द यूनिट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। On contrast, molality is represented or denoted by a small m and has a unit moles per kilogram. मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is the number of moles of the component divided by the total number of moles making up a solution. मतलब आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट के लिए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने इससे डिवाइड करना है, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मिसाल के तौर पे आपने 4 जो है वो मोल्स जो है वो सॉल्यूट के डिसॉल्व करवाए हैं किसी सॉल्वेंट में, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए वो 10 है, तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे हम मालूम कर सकेंगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि हमें दोनों सॉल्यूट्स की जो मोल फ्रैक्शन है पता होनी चाहिए। तो x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन
जो है वो सॉल्यूट 1 का, और सॉल्यूट 2 का मोल फ्रैक्शन हमने कहा x2। इसी तरह से n1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और n2 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम 4 मोल्स डिसॉल्व कर रहे हैं 10 मोल्स सॉल्वेंट में, तो इसकी सॉल्यूशन की जो मोल फ्रैक्शन है वो हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 हम दूसरे सॉल्यूशन की भी, दूसरे सॉल्यूट की भी मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी 1 इन नंबर, एक से ज्यादा नहीं होती। अगर कभी मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो इट्स मीन आपने वो सवाल गलत सॉल्व किया है। परसेंटेज कंसंट्रेशन हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, होती क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन सॉल्वेंट के 100 पार्ट्स में हम डिसॉल्व करना जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये चार तरह से हो सकता है कि हम मास को डिसॉल्व कर रहे हैं मास के अंदर, तो इसको वेट बाय वेट कंपोजिशन या कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इसी तरह से हम मास को वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हैं, जो कि मास बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम भी कहलाता है। इसी तरह से हम वॉल्यूम को मास में डिसॉल्व करें, यानी कि वॉल्यूम बाय मास या वॉल्यूम बाय वेट भी कह सकते हैं। और फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी हो सकती है, जिसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कहते हैं। मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है? सो द पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट मास ऑफ सॉल्ट। मतलब आप कोई सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर मास जो है वो किसी डेफिनेट मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ, जिसके मतलब कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप डिसॉल्व करने चाह रहे हैं, सो यू विल बी फाइंड आउट द मास बाय मास परसेंटेज। इसी तरह से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से आप वॉल्यूम बाय मास कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in the definite mass of solvent। and finally वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन या कंसर्वेशन, जिसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। So this is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck.